बेटा देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स में इलेस्टिसिटी चैप्टर पे है और हमने ये देखा कि इलेस्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि इलेस्टिसिटी के डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या है। फिर हमने इस मुद्दे पे भी बात की कि इलेस्टिसिटी के तीन टाइप है, प्राइस इलेस्टिसिटी, और प्राइस इलेस्टिसिटी के पांच टाइप है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर हमने बात की इनकम इलास्टिसिटी पे, वो तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। फिर हमने बात की क्रॉस इलास्टिसिटी की, वो भी तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। बेटा अब हम जिस मुद्दे पे आ रहे हैं वो है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। अभी तक हमने इलास्टिसिटी को एक फॉर्मूले से मेजर किया। हमने इलास्टिसिटी को जिस फॉर्मूले से मेजर किया बेटा, वो फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। मतलब वहां पे हमने हर जगह इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया कि बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हमने इस फॉर्मूले की मदद से इलास्टिसिटी को मेजर किया है अब तक, जब से हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट मेथड दिखाई देंगी बेटा, उस मेथड का नाम भी क्या है, रेशो या परसेंटेज मेथड। और फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मेथड को देने वाले व्यक्ति अल्फ्रेड मार्शल है और उन्होंने कहा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी क्या, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। मतलब आपकी ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले नई प्राइस में कितना चेंज आया, ये चेंज इन प्राइस है। और चेंज इन डिमांड क्या है, तो उन्होंने कहा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। मतलब ये कि पुरानी क्वांटिटी के मुकाबले नई क्वांटिटी आपने कितनी ज़्यादा डिमांड की है। 100 कट गए, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लीकेशन में गया तो उल्टा हो गया। मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में गया तो पी अपॉन क्या हो गया, डेल्टा पी। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला आपको अल्टीमेटली वही मिल रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी। बेटा जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम सिंपली ये देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, और उसको कंपेयर करके हम लोग इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। तो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में इसी एक फॉर्मूले को यूज किया है। पर अब हम एक दूसरी मेथड पे शिफ्ट हो रहे हैं और उसका नाम है टोटल आउटले मेथड। आपको थोड़ा सा आपके बुक में जो टोटल आउटले मेथड दी है, मैं उससे अलग तरीके से ये मेथड के टेबल वगैरह लिखा के दे रहा हूँ। तो आप एक सेपरेट कागज पे इसको लिख लो और फिर ये कागज अपनी बुक में आप पेस्ट कर लेना। तो लिखिएगा, टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड का नाम है टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड।
मेथड का नाम है टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा इस मेथड का की कॉन्सेप्ट क्या है वो लिख लीजिए। वी हैव टू एनालाइज टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आफ्टर चेंज इन प्राइस। बेटा बात को समझो। अब तक आप इलेस्टिसिटी कैसे निकालते थे? तो आप कहते थे कि प्राइस के बदलने से डिमांड कितनी बदली ये देखो। मतलब आपका सारा फोकस किसको एनालाइज करने पे था? डिमांड को, कि मैंने प्राइस बदली तो उससे मेरी डिमांड पे क्या असर हुआ, इसको एनालाइज करना था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो चीज बदल दी है। हम कह रहे हैं कि हमको किसको एनालाइज करना है? रेवेन्यू कलेक्शन को। प्राइस तो हम बदलेंगे, लेकिन प्राइस बदलने के बाद ये नहीं देखना है कि डिमांड कितनी बदली। प्राइस बदलने के बाद आपको ये देखना है कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बदला। अब आप देखिए कि प्राइस मेथड से या रेशो मेथड से या जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं उससे जब हम इलेस्टिसिटी निकालते हैं तो वो एक प्रकार से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि हमने प्राइस चेंज की और उसके मुकाबले हमारे कंज्यूमर ने कितनी डिमांड चेंज की। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस चेंज हुई तो बिजनेसमैन के रेवेन्यू कलेक्शन पे क्या असर पड़ा, यानी उसने कीमत बदली तो उसके पास में कुल मिला के कितना पैसा माल बेच के आया। तो हमको इस मेथड में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? तो हमको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो लिख के रखो, वी हैव टू एनालाइज दिस मेथड from the point of view of businessman। हमको ये मेथड बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है। अब इसमें लीजिए केस 1, व्हेन प्राइस राइजेस। केस 1, व्हेन प्राइस राइजेस। एक टेबल हम यहां बना रहे हैं, उसमें एक हेडिंग ले रहे प्राइस, दूसरा ले रहे क्वांटिटी और तीसरा रेवेन्यू कलेक्शन। प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू कलेक्शन। जैसा हमने कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि ये बिजनेसमैन पेन बनाता है और उसने पेन की कीमत 2 रुपए रखी और बाद में लगातार इस पेन की कीमत को वो बढ़ाता गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8।
बेटा स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेंगी वैसे वैसे पेन की डिमांड जो है वो कम होती जाएंगी। तो जब वो सबसे सस्ते रेट पे बेच रहा था 2 रुपए पे, तो उसकी क्वांटिटी जो बिक रही थी वो 8000 यूनिट्स थी। जैसे ही कीमत बढ़ के 4 रुपए हुई, 6000 यूनिट बिके। फिर कीमत बढ़ के 6 रुपए हुई तो डिमांड और गिर गई, 4000 यूनिट बिके। और फिर कीमत बढ़ के 8 रुपए हुई तो डिमांड और गिर गई, 2000 यूनिट बिके। इससे यह दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि उसकी डिमांड कम होती जा रही है। बट हमको ध्यान किस चीज पे देना है? तो हमको ध्यान देना है किस पे? रेवेन्यू कलेक्शन पे। अब बेटा इस मेथड के नाम पे आइए। इस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, जबकि रेवेन्यू शब्द हम अकाउंटेंसी में इनकम के लिए यूज करते हैं। तो फिर हम इनकम के लिए ये यूज कर रहे हैं तो हम इसको एक्सपेंडिचर मेथड क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा उसका लॉजिक ऐसा है कि जो बिजनेसमैन का रेवेन्यू है बेटा वही कस्टमर का एक्सपेंडिचर है। तो कस्टमर के एंगल से सोचो तो उसने चीजों पे पैसे खर्च किए, और बिजनेसमैन के एंगल से सोचो तो उसने रेवेन्यू का कलेक्शन किया। टोटल आउटले का मतलब क्या है? कि कुल मिला के माल बेचने के बाद आपके पास में जो पैसा आया वो टोटल आउटले है। टोटल कलेक्शन, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ही क्या है? टोटल आउटले है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आपके पास में जमा हुए 16,000 रुपये, इधर आपके पास जमा हुए 24,000, यहाँ भी आपके पास जमा हुए 24,000, और इधर आपके पास में जमा हुए 16,000। बेटा अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप कितने पेन प्रोड्यूस करना पसंद करते? इस टेबल को देख के बताइए कि आप कितने पेन प्रोड्यूस करना पसंद करते? 4,000। क्योंकि आप कहेंगे कि 4,000 पेन प्रोड्यूस करके जब 24,000 आ रहे हैं तो एक तो वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। 24 यहाँ पे भी आ रहे हैं, पर यहाँ वो कितने पेन प्रोड्यूस करके आ रहे हैं? 6,000। तो जब कम टेंशन में, मतलब सिर्फ 6 के बजाय 4,000 पेन प्रोड्यूस करके कम टेंशन में अपना 24,000 का फंड कलेक्शन हो सकता है, तो हमने 4,000 पेन प्रोड्यूस करने चाहिए। अब हम यहाँ पे इलास्टिसिटी को एनालाइज कैसे करेंगे? तो लिखिए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू टोटल आउटले। आउटले का मतलब ही रेवेन्यू है। टोटल आउटले बिफोर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल आउटले आफ्टर चेंज इन प्राइस। टोटल आउटले बिफोर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल आउटले आफ्टर चेंज इन प्राइस। फ्रॉम 2 रुपी टू 4 रुपी। बेटा जब अपना मूवमेंट 2 रुपए से 4 रुपए है तो बिफोर चेंज इन प्राइस आपका रेवेन्यू कलेक्शन 16,000 है, और आफ्टर चेंज इन प्राइस आपका रेवेन्यू कलेक्शन 24,000 है।
बिफोर चेंज इन प्राइस 16 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आता है 0.67। आंसर आया आपका 0.67। मतलब आप जब ये वाली मूवमेंट ले रहे हो तो आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1। फिर आप दूसरी मूवमेंट ले रहे हैं 4 से 6, फ्रॉम 6 रुपी टू 4 रुपी। बेटा यहाँ प्राइस चेंज करने के पहले भी रेवेन्यू कलेक्शन 24 है और प्राइस चेंज करने के बाद भी रेवेन्यू कलेक्शन 24 है, तो आपका आंसर आ गया 1। 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एक से कम है तो आप इसको कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसको आप कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो जब आप 24 से 24 मूवमेंट ले रहे हैं तो आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 1 है, 1। और फिर लिखिए फ्रॉम 6 रुपी टू 8 रुपी। बेटा यहाँ पे बिफोर आपका रेवेन्यू कलेक्शन 24 है और आफ्टर आपका रेवेन्यू कलेक्शन 16 है। 24 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ गया 1.5। मतलब इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो 1 से ज़्यादा है, और अगर इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन रिलेटिवली इलास्टिक है। कंडीशन जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। मतलब जब मैं 24 से 16 का मूवमेंट ले रहा हूं तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो है 1.5। मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि जब मैं 6 रुपए से अपनी प्राइस को बढ़ा के 8 रुपए करता हूं तो मेरा रेवेन्यू कलेक्शन गिरता है। तो यहाँ प्राइस की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है। यहाँ प्राइस की जो सेंसिटिविटी है वो कैसी है, तो वो प्राइस की सेंसिटिविटी यूनिटरी है, 1 है। और वही जब मैं 16 से 24 आ रहा हूँ तो वहाँ मेरे को दिख रहा है कि वो रिलेटिवली इलास्टिक है। तो मुझे मेरा रेवेन्यू जो है वो किस लेवल पे सेट कर देना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि मेरे को प्राइस सेट करनी चाहिए 6 रुपये और मुझे अपना रेवेन्यू 4000 यूनिट प्रोड्यूस करके कितना लेना चाहिए, 24,000 रुपये। अब अगर इस चीज को आप ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें, अगर आप इसका ग्राफ बना लें, तो बेटा वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटले और रेवेन्यू। प्राइस आप देख सकते हैं 2468 है, तो ये 2468। रेवेन्यू कलेक्शन हमारा जो है वो 16 24 16 है, तो मैं 8,000 के पैरामीटर पे सेट करता हूं उसको। 8,000, 16,000, 24,000। टेबल से वैल्यू लेंगे
जब 2 रुपए की प्राइस थी तो 16,000 का रेवेन्यू कलेक्शन था। तो 2 रुपए की प्राइस पे रेवेन्यू कलेक्शन 16,000, तो ये एक पॉइंट आपको मिला। जब प्राइस 4 रुपए हुई तो रेवेन्यू कलेक्शन 24,000 हो गया। 4 रुपए पे रेवेन्यू कलेक्शन पहुंच गया 24,000। जब प्राइस 6 रुपए हुई तो वंस अगेन आपका रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही रहा। और जब प्राइस 8 रुपए पहुंच गई तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन 16,000 हो गया। अब अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो आपको एक इस तरह का कर्व मिलता है। जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब हम 2 रुपए से 4 रुपए पे गए तो हमारा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1 था। ये देखिए ऊपर में, जब हम 2 से 4 पे गए तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1 था, 0.67। तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिवली इन इलास्टिक कंडीशन है। जब हम 4 रुपए से 6 रुपए पे गए तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 6 से 4 के मूवमेंट पे यूनिटरी इलास्टिक रहा। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक। और जब हमने मूवमेंट ली 6 से 8 तो हमारा आंसर जो है वो 1.5 यानी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 रहा। मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। तो ये हो गया बेटा आपके टोटल आउटले मेथड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो दोबारा आप एक बार देख लीजिए फंडा क्या है। तो फंडा ये है कि हमको परसेंटेज मेथड की तरह प्राइस के चेंज से होने वाले क्वांटिटी के चेंज को नहीं देखना है, हमको देखना है रेवेन्यू के चेंज को। इसलिए आपको की कॉन्सेप्ट यही लिखवा के दिया कि वी हैव टू एनालाइज रेवेन्यू कलेक्शन। हमने पहला केस लिया जब प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएंगी। फिर हमने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकाला और उसको इस फॉर्मूले में लगाया कि टोटल आउटले बिफोर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल आउटले आफ्टर चेंज इन प्राइस, और इसमें वैल्यूज पुटअप की। वैल्यूज पुटअप करने के बाद में हमको पता चला कि जब हम 2 रुपए से 4 रुपए पे आए तो हमारा 0.67 आंसर आया, जो रिलेटिवली इनइलास्टिक कंडीशन बता रहा है। जब हम 4 से 6 रुपए पे आए तो वो यूनिटरी इलास्टिक दिखा रहा है, और जब 6 से 8 पे आए तो वो क्या दिखा रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक कंडीशन। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस जोन में रेवेन्यू के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बेटर है कि हम बहुत ज़्यादा प्राइस ना बढ़ाते हुए 6 रुपए की प्राइस फिक्स कर दे और मैक्सिमम रेवेन्यू कितना कमा ले, 24,000। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हमने इसी चीज को जब ग्राफ में डाला तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह का मिला, जो नीचे से ऊपर फिर कांस्टेंट होता हुआ फिर इधर बैकवर्ड जा रहा है। तो ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये 3 फेजेस बता रहा है। नीचे वाला फेज रिलेटिवली इनइलास्टिक, बीच वाला फेज यूनिटरी इलास्टिक और ऊपर वाला रिलेटिवली
इलास्टिक। बेटा इस केस में हमने ये देखा जब प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, प्राइस फॉल वाला भी केस हो सकता है। तो लिखिए केस 2। केस 2, व्हेन प्राइस फॉल्स। केस 2, व्हेन प्राइस फॉल्स। फिर यहां पे ऐसे टेबल प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू कलेक्शन। प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू कलेक्शन। अब हमको ये दिखाना है कि प्राइस लगातार गिरती जा रही है, मतलब 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, प्राइस फॉल हो रही है। क्वांटिटी 8 रुपए पे सबसे कम बिक रही थी, 2000 यूनिट। जैसे जैसे प्राइस गिरने लगी, ये डिमांड बढ़ने लगी, 4000 यूनिट हो गई, 6000 हो गई और फिर 8000 हो गई। रेवेन्यू कलेक्शन 16,000 मल्टीप्लाई किया तो 24,000, 24,000, 16,000। बेटा जब मामला प्राइस फॉल का रहेगा तो फॉर्मूले को भी आप फ्लिप करेंगे। पहले आपके फॉर्मूले में बिफोर ऊपर और आफ्टर नीचे था, अब उसको फ्लिप करेंगे, आफ्टर वाला रेवेन्यू ऊपर और बिफोर वाला रेवेन्यू नीचे। तो आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बनेगा टोटल आउटले और रेवेन्यू, टोटल आउटले और रेवेन्यू आफ्टर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल आउटले और रेवेन्यू बिफोर चेंज इन प्राइस। तो यहां पे आपको आफ्टर वाली वैल्यू पहले लेनी है, तो पहला मूवमेंट लेते हैं हम 8 से 6, फ्रॉम 8 रुपी टू 6 रुपी। बेटा आफ्टर वाला रेवेन्यू आपका 24 है, बिफोर वाला रेवेन्यू आपका 16 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आया 1.5। तो आप कहेंगे इस फेज में इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1। 1.5 ग्रेटर देन 1 यानी रिलेटिवली इलास्टिक। दूसरा मूवमेंट 6 से 4, फ्रॉम 6 टू 4। तो यहां दोनों जगह आपका रेवेन्यू 24,000 है, आंसर आया 1। यूनिटरी इलास्टिक। तो यहां इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हो गया आपका 1।
और आखिरी मूवमेंट 4 से 2 का है, फ्रॉम 4 रुपी टू 2 रुपी। आफ्टर वाला रेवेन्यू कलेक्शन आपका 16 है और बिफोर वाला रेवेन्यू कलेक्शन आपका 24 है। 16 को 24 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 0.67, रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहां पे आपका मूवमेंट में ईडी इज लेस देन 1। तो बेटा देखिए, जो पहले आपका डिसीजन था वो अब भी आपका डिसीजन है। अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एक बिजनेसमैन होने के नाते आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 6 रुपए का रेट रखा जाए, 4,000 यूनिट क्वांटिटी बेची जाए और 24,000 कमाया जाए। तो पहले भी इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आपका ग्रेटर देन 1 था। अगर आप ये मूवमेंट देखें तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 6 से 8 पे कितना था, 1.5, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे भी वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो 1.5 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर प्राइस राइज हो रही है तो आप फॉर्मूले में बिफोर वाली वैल्यू पहले लो और आफ्टर वाली बाद में, और अगर प्राइस फॉल का ट्रेंड है तो आप आफ्टर वाली वैल्यू पहले लो और बिफोर वाली बाद में। दोनों ही केस में आपको दिख रहा है कि आपकी प्राइस सेंसिटिविटी 6 से 8 के मूवमेंट पे है, और प्राइस सेंसिटिविटी अगर 6 से 8 के मूवमेंट पे है तो आप कहेंगे कि मेरे लिए बेटर यह है कि मैं 6 रुपए पे रहूं, क्योंकि और प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू ड्रेस्टिकली गिरेगा। तो मेरे लिए बेस्ट प्राइस क्या है, 6 रुपए। तो ये बात आप दिमाग में रखिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल फायदे क्या है। तो एक प्रैक्टिकल फायदा तो यह है कि बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि वो अपना प्रोडक्ट की कीमत क्या रखे। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसा स्किल है जो आसानी से नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, कोई सर्जन है, उसको पता है कि मेरे जैसी हार्ट की सर्जरी कोई नहीं करता, तो अगर वो डॉक्टर ज़्यादा भी पैसा मांगेगा तो उसको मिलेगा, क्योंकि उसकी सर्विस कम है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो सर्दी खांसी बुखार की दवा देता है, तो ऐसे 50 डॉक्टर है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता, वो 100-200 रुपए के ऊपर फीस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसके जैसे स्किल वाले और भी लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इलास्टिसिटी के ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। बिजनेसमैन को ये समझ में आता है कि उसको अपने प्रोडक्ट की कीमत क्या तय करनी चाहिए। इस टोटल आउटले मेथड से बिजनेसमैन को यही समझ में आ रहा है कि उसको क्या कीमत फिक्स कर देनी चाहिए, 6, क्योंकि उस कीमत पे उसको थोड़ी रिलेटिव इलास्टिसिटी दिख रही है, उसका रेवेन्यू उसको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप इसको बुक में से देखिए तो आप देखिए इस मेथड के बारे में क्या लिखा है। बेटा यहां लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल आउटले मेथड। इट वॉज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये जितनी भी मेथड आप यहाँ पे इलास्टिसिटी मेजरमेंट की पढ़ेंगे, ये सारी मेथड अल्फ्रेड मार्शल की डेवलप की हुई है। In this method, total amount of expenditure before and after price change is compared। तो मैंने वही किया, मैंने आपको एक बिफोर वाली कंडीशन लिखा दी और उसके बाद मैंने आपको एक आफ्टर वाली कंडीशन लिखा दी, कि मैंने कहा कि जब प्राइस फॉल होगा तब क्या होगा और प्राइस राइज होगा तब क्या होगा, और हर जगह हम बिफोर आफ्टर वाले रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हैं। बुक में ग्राफ नहीं दिया है, मैंने आपको उसका एक ग्राफ भी दे दिया ताकि एग्जाम में आप ग्राफ बना पाओ। फिर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। According to Marshall, price elasticity can be determined depending on the total expenditure in various situations।
तो मार्शल का ये मानना है कि जब आप एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करते हो तो लोग यानी पब्लिक उस पर कितना पैसा खर्च करती है वो आपका रेवेन्यू बनता है और उसी से आप तय करते हो कि कीमत क्या रखनी है। अब इन्होंने क्या किया, एक एक कंडीशन यहाँ पे बताई, एक एक टेबल लेके। अब आपको ये नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको वो टेबल लिखना है जो मैंने बताए हैं। मतलब ये कंटेंट आप पेंसिल से कट कर दो, ये पढ़ना भी नहीं है, ये लिखना भी नहीं है। आपको जो कंडीशन पढ़नी है वो जो मैंने लिखवाई है वो, और टेक्स्ट बुक में भी ये है, और टेक्स्ट बुक में तो ये पूरा ही गलत दिया है, तो टेक्स्ट बुक में से तो देखना ही मत इसको। तो जो मैंने लिखा है वो, मतलब यहां से आपको इतना इंट्रो देखना है, ये वाला इंट्रो देखो, और इस इंट्रो के बाद में जितना आपको टेबल वगैरह बना के दिया है बस वो टेबल वगैरह आप देख लो। तो उतना ही आप लोगों को दिमाग में रखना है टोटल आउटले मेथड के रिगार्डिंग। तो कुल मिला के ये मेथड आपको क्या बताती है, ये बताती है कि भाई आप ये मत देखो कि कितना क्वांटिटी में माल बिक रहा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप इस बात पे फोकस करो कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में आप ऐसे समझो कि मैं क्लास में 250 बच्चे लेके बैठूं और वो 250 बच्चों से मैं 2-2 हजार फीस लूं। इससे बेटर है कि मैं 250 के बजाय 50-60 बच्चे लेके बैठूं और उनसे ज्यादा फीस लूं। दोनों में रेवेन्यू कलेक्शन कैसा है, सेम है। तो बिजनेसमैन को फोकस किस पे करना चाहिए, क्वांटिटी कितनी बिक रही उस पे कि रेवेन्यू कलेक्शन कितना आ रहा उस पे। तो उसको फोकस करना चाहिए रेवेन्यू कलेक्शन पे। तो बस ये मेथड हमको यही बताती है कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कितना होना चाहिए। बोलिए बेटा कितने लोगों को ये बात आई समझ में। पेपर में लिखेंगे कैसे, यहां से इंट्रो और बाकी पूरा वो जो कागज में लिखा है वो लिखना है आपको। एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर एसपी लेंगे, मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं।